नमस्कार दर्शकों, आपका आज के इस कार्यक्रम युवाओं का मत माय वोट माय वॉइस में आपका स्वागत है। और दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, जब हम भारतीय लोकतंत्र की बात करते हैं, भारतीय लोकतंत्र दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है। और लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी की सबसे खास बात है हर 5 साल के बाद होने वाले जनरल इलेक्शंस में, जो कि भविष्य तय करते हैं आपका, मेरा और हम सबका। और दर्शकों, जब हम भविष्य की बात करते हैं ना, तो जो हमारे युवा हैं वही हमारे देश के भविष्य हैं। और युवा क्या सोचते हैं जनरल इलेक्शंस के बारे में, क्या उनके मुद्दे हैं और क्या वो राय रखते हैं और कितने ज़्यादा वो उत्साहित हैं, आज हम युवाओं से जानने वाले हैं उनके मत के बारे में। तो आइए चलते हैं हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी और जानते हैं युवाओं का मत, माय वोट माय वॉइस। दर्शकों, देवभूमि हिमाचल प्रदेश, जी हाँ, हिमाचल प्रदेश एक युवा प्रदेश भी है, एक छोटा प्रदेश है। सिर्फ 4 लोकसभा सीटें हिमाचल प्रदेश में आती हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि जो हिमाचल के मुद्दे हैं वो राष्ट्रीय मुद्दों से अलग हैं। जब हम बात करते हैं युवाओं के बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो कि हिमाचल में काफ़ी सारे युवा महसूस करते हैं, फील करते हैं। चाहे हम एजुकेशन की बात करें, हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें, हम ड्रग्स की बात करें, और हम इन्हीं मुद्दों पर जो हमारे युवा हैं उनके बारे में जानेंगे कि उनके क्या मत हैं और वोटिंग के लिए वो कितने ज़्यादा उत्साहित हैं। आइए चलते हैं। आ ही जाता है कि इलेक्शन में वोटिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पर प्लीज़ आप हमारे दर्शकों को बताइए कि वोटिंग करने से हमें क्या फ़ायदा होता है। सो बीइंग अ यूथ मैं ये समझती हूँ कि वोटिंग हमारा डेमोक्रेटिक राइट है और हमको इस वोटिंग जो पर्व है ये 5 साल बाद आता है लोकसभा इलेक्शंस, तो हमें इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए और वोटिंग करनी चाहिए। जी हाँ दर्शकों, कहा यह जाता है कि माय वोट माय चॉइस, और जब आप अपने चॉइस के लिए जा रहे हैं, वोटिंग करने जा रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ों का, बहुत सारे मुद्दों का आपको ध्यान रखना पड़ता है। और युवाओं के दिल में क्या है, युवा क्या चाहते हैं, उस बारे में हम बातचीत कर रहे हैं युवाओं से। मेरे साथ एक और युवा है, आपका नाम? आर्यन मनकानिया सर। जी, तो जब हम वोटिंग की बात करते हैं ना, आप वोट करने जाने वाले हो? जी सर, बिल्कुल। कितने एक्साइटेड हो आप वोटिंग? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ सर, क्योंकि विधानसभा जो हिमाचल प्रदेश के इलेक्शंस थे वो उसमें मैं पहले वोट कर चुका हूँ, बट ये जो लोकसभा का इलेक्शंस हैं उसमें मैं फ़र्स्ट टाइम वोट करने जा रहा हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग मोमेंट है। तो ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो युवाओं के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और कुछ गंभीर मुद्दे भी? सर वैसे तो बहुत ज़्यादा मुद्दे हैं, जैसे एम्प्लॉयमेंट भी एक मुद्दा है, बट मेरे ओपिनियन में ऐसा है कि हम सिर्फ सरकार के ऊपर ही डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं। हम बहुत ज़्यादा स्टार्टअप्स भी हैं जो जैसे स्टार्टअप इंडिया वगैरह भी प्रोग्राम्स सरकार ने चलाए हैं, तो हम उसमें भी इनिशिएट कर सकते हैं। बट जो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि मैं बचपन से ही डिफेंस एस्पिरेंट रहा हूँ, तो जो इंडिया की डिफेंस में जो तरक्की हो रही है, जैसे आप पायरेसी वगैरह देख सकते हैं, उसमें भी इंडिया ने बोल्डली उनको फेस किया है, अटैक किया उनके ऊपर। अपने जो कतर में जो हमारे वो गए डिफेंस पर्सनल्स को अरेस्ट किया गया था, उनको भी फॉरेन पॉलिसीज से वापस लाए थे। तो मेरे लिए वो बहुत एक जोश वाली फीलिंग थी कि हमारा जो भारत है वो इतना आगे जा चुका है कि हमें, हमारे भारतीयों को कोई अगर फालतू में कुछ हाथ लगाएगा या फिर कुछ भी बोलेगा तो वी हैव द कैपेबिलिटी टू स्ट्राइक बैक। जी। तो महिला वोटर क्या चाहती हैं, उनके दिल में क्या है? मैम आपका? पूजा ठाकुर। जी, तो महिलाओं के कोई कुछ खास ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेके आप वोटिंग के लिए जा रही हैं? हाँ जी सर, एक तो जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा, ये मुद्दे हैं। अगर हम शिक्षा की बात करें, आप देख सकते हैं कि जैसे स्कूलों में, जो सरकारी स्कूलों में बच्चे इंग्लिश स्कूल की ओर क्यों जा रहे हैं। सरकारी स्कूलों में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि जो बच्चे हैं वो वहाँ पे पढ़े। जब हम सुरक्षा की बात करते हैं, जैसे हम जो पालमपुर में अभी जो घटना हुई है या गुड़िया कांड ले लो, तो इस तरह से सुरक्षा के ऊपर भी एक प्रश्न है कि हमारे जो देवभूमि जो हिमाचल कहा जाने वाला है, कि जो देवभूमि हिमाचल है, कि ऐसा क्यों हो रहा है वहाँ पे? क्या संस्कारों की कमी है? क्या सरकार उसके लिए कोई व्यवस्था करेगी? और बेरोजगारी भी है, महंगाई भी है, और जैसे मैं अपर शिमला से हूँ तो बागवानी भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है।
जी, बागवानी का आपने जिक्र किया। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हम जब इन्वायरमेंट की बात करते हैं ना, और जब हम हिमाचल के इन्वायरमेंट की बात करते हैं, दर्शक भी इस चीज़ से एग्री करते हैं, आप भी एग्री करते हैं कि जो लास्ट ईयर था वो काफ़ी ज़्यादा ट्रॉमेटाइजिंग था। बहुत सारी बरसातें हुई, इस वजह से लोगों का बहुत नुकसान हुआ, लोगों के ऑर्चर्ड्स भी डिस्ट्रॉय हुए। तो आपको लगता है कि क्लाइमेट और इन्वायरमेंट, पर्यावरण भी एक मुद्दा होना चाहिए इलेक्शन के लिए? हाँ जी सर, पर्यावरण भी एक मुद्दा है, क्योंकि पर्यावरण का संरक्षण करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे हम देख सकते हैं कि जब पर्यावरण, जैसे मान लीजिए कि किसी ने घर बनाना है, ज़रूरत है उसे 2-3 कमरों की, और आप देख सकते हैं इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रहे हैं, उसकी तो हमें ज़रूरत नहीं। और भी मतलब ऐसी चीज़ें हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं, फिर भी लोग अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं। तो नेहा जी बताइए, कितनी सीट्स हैं हिमाचल में? 4 सीटें, उनके नाम? कांगड़ा, शिमला, हमीरपुर, मंडी। तो आप कौन सी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वाली सीट में आते हो? हमीरपुर। जी, तो हमीरपुर में कोई कुछ खास ऐसा कोई मुद्दा है आपका? क्योंकि जब हम हिमाचल की बात करते हैं तो देवभूमि हिमाचल है, तो कोई आपके जहन में ऐसा मुद्दा है जो जिस दिन आप वोट करने जाओगे तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा वो मुद्दा? अभी तो इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट ही मेन मुद्दा लग रहा है इस इलेक्शन का भी। और बाकी जो पोलराइजेशन हो रही है वोट्स को लेके, जैसे हम हिंदू मुस्लिम का भी बहुत देख रहे हैं इस पर कि कैसे दोनों पार्टीज एक दूसरे को इस मुद्दे पर लेके अटैक कर रही हैं। तो मुझे लगता है महिला सुरक्षा की जब हम बात करते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं कि महिला वोटर्स बहुत ज़्यादा हैं और हिमाचल में लगभग आधी महिला वोटर्स हैं, तो क्या सुरक्षा भी आपके लिए मुद्दा है? हिमाचल में मुझे लगता है सुरक्षा के मामले में हिमाचल काफ़ी अच्छा है, क्योंकि मुझे भी आज तक कभी ऐसा फेस करने को नहीं मिला, ऐसा कुछ कि मुझे कहीं डिस्कम्फर्ट मैंने महसूस किया हो हिमाचल में। इवन कि बाहर जब मैं चंडीगढ़, दिल्ली वगैरह कभी जाते हैं तो वहाँ पे फिर भी ज़्यादा जैसे ईव टीजिंग वगैरह ज़्यादा दिखने को मिलती है। पर रिसेंटली जो पालमपुर में जो हादसा हुआ है उसके बाद थोड़ा सा महिला सुरक्षा को लेके क्वेश्चन आ रहा है। जी, तो महिला सुरक्षा भी बहुत बड़ा मुद्दा है महिला वोटर्स के बीच में। तो आइए जानते हैं कितनी महिला जो हैं यहाँ पे कंटेस्ट कर रही हैं। आपको कुछ आइडिया कितनी महिलाएं यहाँ पे कंटेस्ट कर रही हैं? सर मुझे मंडी से बताया कि कंगना रनावत जी मंडी से हमारे प्रत्याशी है, सर उनका मुझे पता है। जी, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो बहुत सारी स्टेट से यहाँ पे पढ़ने आते हैं, और उन्हीं में से कुछ एक ऐसे विद्यार्थी हमारे साथ मौजूद हैं जो वोट डालकर आ चुके हैं। तो आइए जानते हैं उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। सर आपका नाम? विमल कुमार जाटव फ्रॉम राजस्थान। जी, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? हम कहते हैं ना कि वोट डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और सबसे पहले जाके वोट डालना चाहिए, तो आप जब वोट डालने गए तो वो दिन कैसा था, कैसा एक्सपीरियंस था? सर बहुत प्राउडफुल एक्सपीरियंस था उस दिन। हम सवेरे नहा धो के नाश्ता पानी करके वोट डालने गए थे, तो देखा था कि कुछ लोग वहाँ वोट डालने पहुँचे थे, वहाँ छोटी लाइनें ही थी, हम भी वहीं पे थे। तो देखने में मिला है कि वोट डाल के लगा कि बहुत अच्छा प्राउडफुल हुआ। मैंने करीब 4-5 साल बाद अब पहली बार वोट डाला था। 2023 वाला वोट मैं नहीं डाल पाया यहाँ मेरी आरडीसी होने के कारण। तो इस बार मुझे बड़ा जोश था कि मैं मेरे वोट का प्रयोग करूं। कोई मुद्दे थे दिमाग में? क्योंकि अक्सर जब हम वोट डालने जाते हैं, और आप एक युवा हैं, खुद आप एक जर्नलिज्म के स्टूडेंट हैं, कई बार कुछ मुद्दे होते हैं हमारे दिमाग में वोट डालने के लिए। अब जैसे हिमाचल के अलग मुद्दे होते हैं, राजस्थान के अलग मुद्दे होते हैं, पर ये जो है ये सेंट्रल इलेक्शन है, जनरल इलेक्शन है। तो आपके माइंड में कुछ ऐसा मुद्दा था? यस सर, मेरे माइंड में सबसे वेरी मोस्ट मुद्दा था जो यूथ का सबसे ज़्यादा है, रोजगार, महंगाई और रिक्वायरमेंट, ये सबसे बेस्ट मुद्दे थे मेरे। जी, तो जब आप वोट डाल के आए आपने सेल्फी वगैरह ली? सर उस टाइम सेल्फी वगैरह मेरे पास में फ़ोन अंदर रखवा लिया था, तो मैं सेल्फी वगैरह नहीं ले सके, फ़ोन का ले जाना अलाउ नहीं था, तो घर पे आके सेल्फी लेना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाया। ओके, तो आप सेल्फी नहीं ले पाए उस टाइम पे, पर क्या आप हमारे दर्शकों को दिखा सकते हैं जब आप वोट करके आए तो फिर कैसा रहा? एक बार उनको एक निशान दिखा दीजिए अपने वोट का। जी सर, मेरा ये निशान है और मुझे बहुत अच्छा लगा कि वोट करना सबका अधिकार है, तो वोट करना चाहिए। मैं ये जानता हूं कि हम सरकार की आलोचना करने से बेहतर है कि हम हमारे अधिकार का उपयोग करें और तब जाके हम सरकार को हमारे अधिकार के माध्यम से आलोचना करें।
या अपना कोई भी डिसीजन दे। जी, कई बार ऐसा भी होता है ना कि लोग वोट डालने के बहाने होते हैं लोगों के पास, आप भी एग्री करते हैं कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, ठंड बहुत ज़्यादा है, तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहोगे? लोग हमेशा ये कहते हैं कि पहले आप मतदान कीजिए, उसके बाद आप जलपान कीजिए, तो क्या बिल्कुल सही बोल रहा हूँ मैं? बिल्कुल सर, ये बात बिल्कुल सही है। मैं हैंडीकैप्ड होने के बावजूद भी मेरे अंदर जोश था कि हमें वोट करना चाहिए, और मैं ये चाहता हूँ कि हमें हमारी परिस्थितियों को नहीं देखना चाहिए, बजाय उसके हमें अपने मूल अधिकार जो मिला है या कानूनी अधिकार है, जो वोट का अधिकार है, जो हमारा सबसे बड़ा राइट है एक लोकतंत्र के अंदर, उसका प्रयोग हमें जबरदस्त करना चाहिए और सबसे पहले करना चाहिए। दर्शकों, हमारे देश का जो भविष्य है वो है युवा, और जब हम युवाओं की बात करते हैं और हमारे गुरुजनों की बात करते हैं, उनके बीच एक गहरा रिश्ता होता है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के बाहर खड़ा हूं, तो आइए जानते हैं जो हमारे गुरुजन हैं, जो हमारे प्रोफेसर्स हैं, वो जनरल इलेक्शन और युवाओं के बारे में, युवाओं के क्या मुद्दे हैं, उस बारे में क्या सोचते हैं। आइए चलते हैं। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जब हम वोटिंग की बात करते हैं और ख़ासकर हम हिमाचल में वोटिंग की बात करते हैं, तो कहा यह जाता है कि भारत एक युवा देश है, तो युवाओं में कितना उत्साह है वोटिंग के लिए? इस बार जो पूरे देश से जो ट्रेंड्स आ रहे हैं उसके अंदर तो यही लग रहा है कि इस बार लोगों के अंदर वोटिंग के प्रति उत्साह कम है। अब युवाओं के अंदर जो उनकी वोटिंग प्रतिशत कितनी रही है, वो तो जब इलेक्शन कमीशन अपने जो डेटा एंड में रिलीज़ करेगा तभी पता चलेगा। लेकिन जनरली ये देखा गया है कि भारत के अंदर युवा जो है वो काफ़ी उत्साहित रहता है इलेक्शंस को लेकर, वोटिंग को लेकर, और कंसिडरिंग कि हमारे देश के अंदर 42 करोड़ के आसपास जो युवा माने जाते हैं, जो कि अगर आप मान लीजिए यूरोप से कंपेयर करें तो यूरोप की आधी आबादी से भी ज़्यादा आबादी हमारे युवाओं की है। तो इन युवाओं का इलेक्शंस के अंदर सक्रिय होना, उनका अपना मतदान करना, वो एक तरह से ऐसा है कि जैसे पूरा एक देश जो है वो इलेक्शंस के अंदर वो अपना सहभागिता कर रहा है। और अगर वो करेंगे, युवा इसके अंदर अपना बढ़ चढ़ कर मतदान करेंगे, तभी जो है युवाओं के मसले, युवाओं की जो भागीदारी है हमारी डेमोक्रेसी के अंदर, वो सुनिश्चित हो पाएगी। सर, जब हम इलेक्शंस की बात करते हैं, कहा यह जाता है कि वोटिंग करना ज़रूरी है इलेक्शन में। आप जाइए, आप कैंडिडेट को चूज़ कीजिए और आपके जो मुद्दे हैं, अपने मुद्दों के हिसाब से आप जाके वोट कीजिए। तो थोड़ा आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि वोटिंग करने से क्या हम हासिल कर सकते हैं? कहा यह जाता है कि अपना भविष्य हम खुद चुनते हैं, तो वो कितने हद तक वो सार्थक होती है बात? अब देखिए, जैसे इस बार इलेक्शन कमीशन ने जो शुरू में डेटा जो रिलीज़ किया था, तो ऑलमोस्ट 2 करोड़ नए जो युवा मतदाता जो है जुड़े हैं। अब ये जो युवा मतदाता जो पहली बार के वोटर्स होंगे, अब मान लीजिए 18 साल 19 साल के जो बच्चे हैं, जब ये वोट करने जाएंगे तो इनके इश्यूज आज की डेट में अगर हम देखें क्या है, मान लीजिए एम्प्लॉयमेंट एक इशू है, मान लीजिए महंगाई एक इशू है, क्लाइमेट चेंज एक इशू है। जैसे अब यूरोप की कंट्रीज़ में क्लाइमेट चेंज एक ऐसा इशू बन के उभर कर सामने आ रहा है जिसके अंदर पॉलिटिकल पार्टीज उनको अपने मैनिफेस्टो के अंदर ला रहे हैं। हमारे यहाँ पे अभी ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता। हालांकि कुछ पार्टीज जो है वो जल जंगल ज़मीन की बात कर रहे हैं, लेकिन वो इन्वायरमेंट पर से एज ए इशू नहीं आया है अभी तक। और मेरे हिसाब से अब आप क्लाइमेट चेंज को देखें तो युवाओं से ज़्यादा वो इशू किसको अखर सकता है, किसके लिए वो इशू रिलेवेंट हो सकता है। तो अगर युवा जो है वो आएंगे मतदान करने, तभी उनके इश्यूज जो हैं, जो आने वाले पीढ़ियों के जो इश्यूज हैं जिनको हम बोलते हैं, तो वो इश्यूज जो हैं वो फोर्थ फ्रंट पे आ पाएंगे हमारे इलेक्टोरेट के, हमारे पॉलिटिक्स के। तो अगर वो मतदान करने ही नहीं जाएंगे, उदासीन रहेंगे, तो डेफिनेटली फिर वो हमें जैसे सुनने को मिलता है कि लोग कहते हैं कि बहुत बार कंप्लेंट रहती है कि पॉलिटिशियंस जो है वो अपने में आत्ममुग्ध रहते हैं, वो लोगों की बात नहीं सुनते हैं। तो अगर आप सुनाने नहीं जाएंगे, ये एक मौका है अपनी बात सुनाने जाने का, आप अपनी जो प्रेजेंस को दर्ज करने का। पर जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, उनको आप क्या कहना चाहोगे? उनको आप कितना अवेयर करना चाहोगे कि वो जाके वोट करें? फर्स्ट टाइम वोटर्स, जैसे मैंने पहले ही कहा कि आज जो शुरुआत करेंगे वो उनके ताउम्र उनके साथ वो शुरुआत रहेगी। उनको एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ, हमने अपने देश के लिए, अपनी डेमोक्रेसी के अंदर हमने एक सहभागिता दिखाई थी। जिस समय ज़रूरत थी उस समय हम घर से निकले थे, हम छुट्टी मनाकर घर नहीं बैठ गए थे। और
ये केवल उनके अपने हक की बात नहीं है, ये सिर्फ ये इसके अलावा जिम्मेवारी भी है। आपकी समाज के प्रति, अपने देश के प्रति एक जिम्मेदारी है कि आप अपने कैंडिडेट को, आपके एरिया में जो भी कैंडिडेट आप उसके बारे में पढ़ें, उसके बारे में समझें, उसकी पॉलिसीज़ को देखें, उसकी आप क्षमताओं को देखें और फिर आप अपना निर्णय लेकर आप जाकर वोट करें। आपके सरकार ने, इलेक्शन कमीशन ने बहुत सारे प्रावधान किए हैं, बहुत सारी कोशिशें की हैं कि आपके घर तक, आपके घर के नज़दीक तक आपका जो है वो पोलिंग बूथ लेके आए हैं। तो अगर हम इतना नहीं कर पाए कि हम अपने घर से निकलकर वहाँ पे वोट करने जाएं, तो फिर युवा शक्ति जिसको हम बोलते हैं, वो युवा शक्ति को युवा शक्ति कहने में संकोच होना होगा। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो जनरल इलेक्शन 2024 है थोड़ा सा वो ठंडा चल रहा है, तो आप एग्री करते हैं क्या? हाँ हर्ष, बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि जो इस बार का इलेक्शन है वो थोड़ा पिछले लोकसभा इलेक्शंस की तुलना में या विधानसभा इलेक्शंस की तुलना में बिल्कुल डिफरेंट है। और उसका मुख्य मुद्दा यही है कि वोटिंग परसेंटेज को लेके बहुत डिस्कशन इसमें चल रही है और कहा जा रहा है कि वोटिंग परसेंटेज बहुत लो है। हालांकि मैं एक मॉडरेट कहूंगा, क्योंकि कुल मिलाकर तो अगर वोटिंग परसेंटेज कहें बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन बहुत कम भी नहीं है, ठीक ठीक वोटिंग परसेंट है। तो ये बिल्कुल सही कहा आपने कि इस बार वोटिंग इलेक्शंस ठंडा है और उसका एक बड़ा कारण मुझे लगता है कि ये है कि एक तो 7 फेजेस जो है इस बार काफ़ी लंबे समय तक इलेक्शंस के दौर में देश गुजर रहा है। तो ऐसे में लोगों का एक वो टेम्पो नहीं बन पा रहा है मुझे लगता है इलेक्शंस को लेके। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जब हम इलेक्शन की बात करते हैं, गर्मियों में इलेक्शंस होते हैं, तो इस वजह से भी जो वोटर टर्नआउट है वो थोड़ा सा कम हो रहा है। कुछ लोग ये कहते हैं, कुछ एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि जनरल इलेक्शंस जो होते हैं, स्टेट के इलेक्शंस भी उसी दौरान कर देने चाहिए। तो आपकी क्या राय है इस पर? देखिए, इलेक्शंस तो अगर ये पॉसिबल हो तो मेरी राय बिल्कुल यही है कि इलेक्शंस अगर स्टेट्स के भी साथ हो जाए तो बिल्कुल साथ रहें तो बिल्कुल अच्छा रहेगा। और उस स्थिति में एक तो पैसा बहुत बचेगा। जो वन नेशन वन इलेक्शन की थ्योरी है वो बहुत अच्छी थ्योरी है, तो जहाँ तक पॉसिबल हो इकट्ठे हो तो मैं इससे पूरी तरह से सहमत हूँ। लेकिन दूसरी तरफ जो एक बात है कि मई में इलेक्शन होने की वजह से अगर हम कहें कि वोट परसेंटेज कम है, तो पहले भी अगर पिछली बार 2-3 लोकसभा 2014 के बाद से अगर आप देखें, 2014 का इलेक्शन भी मई में हुआ था, उसके बाद 19 का इलेक्शन भी मई में हुआ। तो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत बड़ा कारण है। लोग निकलते हैं और वोट डालने के लिए निकलते हैं और वोटिंग परसेंटेज अगर आप देखें तो जो 70 क्रॉस करता है वो मई में भी करता रहा है। तो यह एक बड़ा कारण नहीं है। मुझे जो बड़ा कारण ये लगता है कि जो शायद पॉलिटिकल पार्टीज उस तरह का एक क्रिएट नहीं कर पाई, और उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि एक पार्टी ने नारा दे दिया 400 के पार, दूसरी पार्टी ने नारा दे दिया कि हम सत्ता में आ रहे हैं। तो मुझे लगता है जोश दोनों के प्रति लोगों में नहीं है। अगर किसी एक के प्रति भी जोश होता तो वोटिंग परसेंटेज ज्यादा होती। सर, हिमाचल में क्या मुद्दे हैं? हिमाचल क्या सोच के वोट करने वाला है? देखिए, हिमाचल का जो अगर देखिए अगर आप एकेडमिक तौर पे बात करें तो मुझे लगता है कि जो देश के मुद्दे, बेरोजगारी हो गई और दूसरे फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए कंट्री और विदेश नीति किसी भी सरकार की, अगर हम जब लोकसभा के इलेक्शन में वोट डालते हैं तो आमतौर पे मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे लोगों को कभी केंद्र सरकार के साथ काम पड़ता है या वो उस काम के लोग केंद्र सरकार के पर्सनल एक्सपीरियंस के तौर पर उसको इवेलुएट करते हैं। ज्यादातर लोग कोई सेंटर की सरकार किस तरह से काम कर रही है और हिमाचल के प्रति उसका क्या एटीट्यूड है, उस बात को लेके वोट डालते हैं। और कांग्रेस भी यही कहने की कोशिश कर रही है, अगर आप देखें पूरे चुनाव में, कि हिमाचल के क्रिएशन कांग्रेस ने की, जो हमेशा मुद्दा रहता है कि इंदिरा गांधी ने हिमाचल बनाया, तो वो एक लिंक बनाने की कोशिश कर रही है। और दूसरी तरफ अगर आप देखें बीजेपी को, तो वो बीजेपी ये कह रही है कि एक अनुराग ठाकुर यहाँ से मिनिस्टर थे और जगत प्रकाश नड्डा जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पहली बार देश का इतना बड़ा पद इस प्रदेश को मिला है। तो इस तरह के मुद्दों से लोगों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है पार्टीज के साथ साथ। तो कुल मिलाकर जो मुझे लगता है कि प्रदेश के जो मुद्दे हैं, जैसे जो दूसरे मुद्दे रहते हैं, वो कोई भी मुद्दा इस समय इतना बड़ा नहीं है कि जो मुद्दे को हम कहें कि उस पर केंद्रित होकर ये चुनाव लड़े जा रहे हैं। वही मुद्दे एक तरह से हैं कि जो लोगों में घूम रहे हैं और लोग उन पर वोट देने वाले हैं। और मुझे लगता है कुछ सीट वाइज भी हम थोड़ा डिफरेंट मुद्दों पर खेल रहे हैं। अगर आप देखें मंडी सीट, तो मंडी सीट पे बड़ी गर्म राजनीति शुरू में देखने को मिली, लेकिन अब वहां पर भी वही मुद्दों पर केंद्रित होकर आ गई है। लेकिन वहां सेलिब्रिटी एक मुद्दा है जो कि बाकी सीट्स पे नहीं है। और शिमला सीट की अगर बात करें, यहाँ परफॉर्मेंस एक मुद्दा है कि जो प्रेजेंट एमपी हैं आपके सुरेश भारद्वाज जी या सुरेश कश्यप जी, तो सुरेश कश्यप जी की परफॉर्मेंस, क्योंकि लोग इस बात से ज्यादा देखते हैं, हिमाचल छोटी स्टेट है, कि हमारे इलाके में एमपी नजर कितना है, काम उन्होंने जो भी किया हो, लेकिन अगर वो गए नहीं किसी जगह पे तो ये बहुत बड़ा मुद्दा एक रहता है। तो स्थानीय मुद्दे चलेंगे। और जो जिक्र आपने किया, अगर हम मंडी सीट की बात करें
तो वहां पर केंद्र सरकार द्वारा दी गई सहायता जब डिजास्टर हुआ और हिमाचल सरकार का जो एटीट्यूड था वो वहां के लोगों के पर्सनल मुद्दे हैं जिसको लेके वो इस बार वोट कर रहे हैं। और एक अलग मुद्दा जो इस बार हिमाचल में छिड़ा है वो है कि हिमाचल की विधानसभा की जो 6 सीट्स हैं जिनको लेकर के हिमाचल में साथ ही आप 6 सीट्स पे आपका यहाँ पे अगर आप देखें उस दिन मतदान होगा, तो लोगों को यह तय करना है कि जिस तरह से वो 6 विधायक आज बिल्कुल यू टर्न लेके कांग्रेस के टिकट पर जीते थे और अब बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि लोग उसको किस तरह से देखते हैं, इस पूरे एपिसोड को किस तरह से देखते हैं। क्या वो इस चीज को एंडोर्स करते हैं कि जो विधायक उन्होंने भेजे थे वो किसी भी स्थिति में पाला बदल के दूसरी तरफ चले गए। तो ये सारे मुद्दे देखने के लिए इस बार इंटरेस्टिंग है हिमाचल के विधानसभा के इलेक्शन जो साथ हो रहे हैं, और उपचुनाव और लोकसभा के चुनाव का जो सवाल है, जिस तरह से ये दोनों उपचुनाव इस बार और लोकसभा के 4 चुनाव साथ हुए हैं, उससे ये भी देखने को मिलेगा, जैसे आपने बात पहले छेड़ी थी कि 1 नेशन 1 इलेक्शन में क्या सच में लोग किसी एक पार्टी के पक्ष में बहकर वोट देते हैं या अपना एक तरह से माइंड यूज करके वोट देते हैं। युवाओं के क्या मुद्दे हैं और आपको लगता है कि ये जो इलेक्शंस हैं ये युवाओं का जो मुद्दा है, युवाओं का जो वो सपना उसको पूरा करेगा? बहुत अच्छा प्रश्न किया हर्ष आपने, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि युवाओं के मुद्दे जनरली युवाओं से जुड़े हुए नहीं होते, क्योंकि युवा एक ऐसा वोटर है जो कि ज्यादातर मुद्दों पे बहुत ही संवेदनशील सेंसिटिव तरीके से सोच के वोट देता है। एक युवा का मुद्दा यह भी हो सकता है कि हमारी विदेश नीति का कितना असर दूसरे देशों पे पड़ रहा है, क्योंकि युवाओं का अपना मुद्दा तो देखिए सबसे बड़ा बेरोजगारी है। अगर आप उसको देखें तो सारा इलेक्शन उस पर कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा, लेकिन उसके अलावा भी युवा वर्ग एक ऐसा वर्ग है, जैसे आप यूनिवर्सिटी आए हैं आज तो आप देखेंगे कि यहाँ पे इतनी विचारधाराओं के स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं कि वो विचारधारा से प्रेरित होकर भी सोचते समझते हैं। तो युवाओं के मामले में अगर हम बात करें तो मुझे लगता है युवा मतदाता ही एक ऐसा मतदाता है जो कि किसी भी इलेक्शंस की धारा को बदलता है और दिशा को बदलता है। तो युवाओं के मुद्दे वो भी अगर आप देखें तो मैं कहूंगा कि हमारे विदेश मंत्री युवाओं में पॉपुलर हैं, तो हो सकता है कि युवा इस बात को एंडोर्स करे कि इस सरकार ने विदेश नीति के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है, वो उससे पर्सनली जुड़ा हुआ नहीं है। इसी तरह से मान लीजिए आप बेरोजगारी की बात करें तो युवा एक, क्योंकि ज्यादातर युवा पढ़े लिखे हैं, वो इस बात पे भी वोट दे सकते हैं कि इस बार फाइनेंशियल पोजीशन, देश की इकोनॉमी किस तरह से चली आगे उस तरह। तो युवाओं के मुद्दे मुझे लगता है कि एक इस तरह जागरूक मतदाता के तौर पर जब हम बात करते हैं, और एक ये कह सकते हैं कि एग्रेसिव मतदाता जो कि वोट डालने इसलिए भी जा सकता है कि उसको किसी को हराना है और इसलिए भी जा सकता है कि किसी को जिताना है, तो वो फीलिंग सिर्फ युवाओं में है। तो युवाओं के जहां मुद्दे पर्सनल है, मुझे लगता है वो राष्ट्रीय स्तर के सारे मुद्दे युवाओं के, उसमें पोलराइजेशन भी आएगा, आपका ध्रुवीकरण भी आएगा। अगर वो इस बात को पसंद कर रहा है कि ध्रुवीकरण ठीक है तो वो किसी एक पार्टी के पक्ष में वोट करेगा, और अगर वो इस बात से नाराज है कि ध्रुवीकरण के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं तो हो सकता है किसी एक पार्टी को उसका नुकसान हो जाए। तो आपको लगता है कि वोटर्स को अवेयरनेस को हम टैप कर चुके हैं या अभी भी हमें काम करना जरूरी है? नहीं, काम करना तो बहुत जरूरी है, पर फिर भी जो आपने बात कही, मैंने एक बहुत बड़ा अंतर देखा है। मैंने 20-21 साल क्योंकि जर्नलिज्म में बिताए हैं और हर चुनाव मैंने 4-5 चुनाव तो खुद देखे हैं। तो एक बात जो मैंने महसूस किया वो ये है कि युवाओं में वोट डालने के प्रति क्रेज है, और इलेक्शन कमीशन ने भी जिस तरह से इस बार भी कैंपेन चलाया, पहले भी चलाया, तो युवा मतदाता वोट डालने के लिए तो जरूर निकलेगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि नोटा का इस्तेमाल अगर आप देखेंगे, जो मेरा अपना एक एक्सपीरियंस है कि नोटा का इस्तेमाल करने वालों में भी सबसे ज्यादा युवा ही है। तो युवा वर्ग ऐसी बात नहीं है, वोटिंग के प्रति वो बिल्कुल जागरूक है और वोट डालने के लिए भी कोशिश करता है। और आजकल क्योंकि आपने देखा होगा हिमाचल में तो मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी लाइनें नहीं है, ना होंगी, तो युवाओं को वोट डालने में कोई ज्यादा कष्ट भी नहीं होता। तो मुझे लगता है युवा जागरूक है और वोट डालने के लिए इस बार भी हिमाचल में युवाओं की संख्या अच्छी खासी रहेगी, पहले भी अच्छी खासी रही है। वोटिंग के लिए आप कितनी अवेयर हैं, कितनी उत्साहित हैं? सर, मैं बेसिकली चंबा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ और मुझे लगता है कि हर सिविलियन को अपने वोट का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि हमारा कहीं ना कहीं जो फ्यूचर डिसाइड होगा, जो भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव होंगे, चाहे वो सांसद हों, चाहे वो विधानसभा के सदस्य हों, जो हमारा प्रतिनिधित्व आगे जाकर करेंगे, तो उनका चुनाव हमें बिल्कुल सोच समझ कर करना चाहिए और अपने वोट का जो है सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। क्या इलेक्शन में टूरिज्म भी एक मुद्दा हो सकता है? क्योंकि कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर आप टूरिज्म को बढ़ावा देंगे हिमाचल में तो कहीं ना कहीं जॉब जनरेट होती है, और जब हम बात करते हैं युवाओं की, तो युवाओं का सबसे बड़ा मुद्दा तो जॉब्स ही है। जी, बाकायदा बिल्कुल सही कह रहे हैं आप।
टूरिज़्म के सेक्टर में जो है बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो सकती है चंबा में, क्योंकि बहुत अपार संभावनाएं हम कह सकते हैं चंबा में। लेकिन उस तरह का डेवलप अभी हुआ नहीं है। जैसे आपने बात की डलहौजी है, और उसके आगे भी जो बिल्कुल अनएक्सप्लोर्ड एरियाज़ हैं उनको भी डेवलप किया जा सकता है, जैसे चौरा वैली है, फिर पांगी है, ऐसे ऐसे बहुत सारे जगहें हैं जहाँ टूरिज़्म के तहत उसको डेवलप किया जा सकता है। इसके अलावा रोज़गार का मुद्दा है, और सबसे बड़ी जो एक लैक जहाँ पर हम करते हैं चंबा, क्योंकि काफ़ी डिस्टेंस है। जब आपने एक गाना भी सुना होगा, माए नी मेरे शिमला दी राहें चंबा किंती की दूर, तो बहुत ज़्यादा दूर है। आपको यहाँ शिमला से जाने में दिल्ली आप जल्दी पहुँच जाएंगे, लेकिन चंबा आपको दूर लगेगा, तो बहुत ही डिस्टेंस पे है। और सबसे ज़्यादा लैक हम करते हैं हेल्थ फैसिलिटीज़ के मामले में, चंबा बहुत ही पीछे है। एकमात्र जो है वहाँ पे रीजनल हॉस्पिटल है जहाँ पे भी आपको फैसिलिटीज़ नहीं मिलेगी, और आए दिन ऐसी खबरें मिलती हैं कि रीजनल हॉस्पिटल से टांडा रेफ़र किया गया और रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं बहुत सारे ऐसे मरीज। तो हम वहाँ पर लैग करते हैं, और ऐसे मुझे लगता है कि हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनमें ये विज़न होना चाहिए कि चंबा जो है जो हेल्थ सेक्टर में जो है उसको डेवलप किया जाए। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता है। जो लोग वोट नहीं करते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो वोट ना करते हैं, वो कहते हैं कि गर्मी हो रही है भैया, हम कहाँ गर्मी में जाएंगे वोट देने। देखो ऐसा है, कानपुर का आदमी ना बहुत चपल चालाक आदमी होता है। वो पहले वोट दे जाएगा, सुबह 6 बजे उठेगा, 8 बजे तक वोट निपटाया जाएगा, फिर आकर के चौराहेबाजी करेगा। कानपुर देखिए, उत्तर प्रदेश की स्थिति बड़ी अलग है। उत्तर प्रदेश का आदमी सवेरे, और पर्टिकुलरली कानपुर का आदमी सवेरे 6 बजे उठ जाएगा, ठीक है, मोहल्ले में निकलेगा, 2-4 बातें करेगा, पहले अपना वोट दे आएगा, फिर वो क्या काम करेगा, ऐसा नहीं कि उसके बाद घर आ जाएगा, वहीं बूथ के आगे वाले चौराहे पे खड़ा हो जाएगा, माहौल बनाना शुरू कर देगा अपने प्रत्याशी के लिए। तो कानपुर में तो मैं बता रहा हूँ आपको, बढ़िया वोटिंग परसेंटेज रहेगा। और वोट, हम लोग तो युवा है, हमारा तो, हम तो मतलब अवेयर है इतना, लेकिन जो व्यक्ति नहीं पढ़े लिखे हैं वो भी वोट देने जाता है कानपुर में। मैं आपको बता रहा हूँ, कानपुर बहुत पॉलिटिकली एक्टिव और अवेयर शहर है। त्रिपाठी जी, कुछ लोग ये कहते हैं, आपने भी बड़ी बखूबी ये बात कही कि जो व्यक्ति शिक्षित नहीं है वो ज्यादा वोट करता है, पर जो शिक्षित है वो वोट करने के लिए उसके पास 100 बहाने होते हैं। नहीं, वो मैं तो आपसे कह रहा हूं कि कानपुर की जो मैं बात कर रहा हूं, वहां शिक्षित अशिक्षित दोनों वोट करते हैं, ठीक है। और दूसरी जो बात है, मैं आपको लगातार आपके दर्शकों को भी बताऊं कि कानपुर में एक स्थिति ये है कि हर दूसरा व्यक्ति सीधे सांसद के प्रत्याशी को जानता है। बहुत मजेदार बात बता रहा हूं आपको ये, कि हर दूसरा व्यक्ति सांसद के प्रत्याशी को जानता है। वो फलाने हमारे भैया है, उनके लिए हम वोट देने जा रहे हैं, फलाने हमारे चाचा लगते हैं, हम उनको वोट देने जा रहे हैं। तो कानपुर में वोटिंग परसेंटेज हमेशा अच्छा होता है जी। तो आपको लगता है कि जब आप किसी व्यक्ति को जानते हैं जो इलेक्शन में खड़ा है, चाहे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए हो या विधानसभा के लिए हो, तो उससे कुछ फर्क पड़ता है कि आप क्या जो बाकी मुद्दे हैं वो बिल्कुल ही गौण हो जाते हैं उसके आगे? नहीं, ऐसा नहीं है। कनेक्टिविटी एक अपने आप में एक मुद्दा होता है। अगर आप किसी प्रत्याशी को पर्सनली जानते हैं तो आपको ये रहता है कि क्योंकि वो मुझे जानता है, मेरा नेता मुझे जानता है, जिसके लिए मैं वोट दे रहा हूं वो मुझे जानता है, तो ऐसी स्थिति में ये जरूर होता है कि आप वोट देते समय आपके अंदर थोड़ा ज्यादा जोश होता है कि यार वो फलाने भैया है, वो इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, वो मुझे जानते हैं, मैं उनको वोट देना चाहता हूं। लेकिन ऐसा नहीं कि इससे मुद्दे कहीं पीछे हो जाते हैं, मुद्दे हमेशा रहते हैं। और उत्तर प्रदेश, जब मुझसे आप बार बार उत्तर प्रदेश और कानपुर में बात कर रहे हैं, वहां मुद्दों की राजनीति होती है। और आज जो है 2024 में जब आज चुनाव है, तो युवा भी सारे के सारे युवा कहीं ना कहीं मुद्दों की राजनीति पर वोट दे रहे हैं। दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि हमारे देश और हमारे प्रदेश के युवा मतदान के लिए कितने ज़्यादा जागरूक हैं। बहुत सारे ऐसे गंभीर मुद्दे हैं जिन पे युवाओं की गहरी सोच है, जो हमने इस कार्यक्रम में देखा। और आखिर में हम आपसे यही अपील करना चाहेंगे कि जब भी इलेक्शंस आते हैं, इलेक्शन में आप जाकर वोट कीजिए, क्योंकि जब आप वोट करेंगे तभी आप अपना भविष्य चुनेंगे। इसी के साथ मैं हर्ष आपसे इस कार्यक्रम में इजाज़त लेना चाहूँगा। नमस्कार।